हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं की अनिवार्य हिंदी की जो व्यवहारिक व्याकरण है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अनिवार्य हिंदी में भाषा से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। एक या दो प्रश्न इससे संबंधित आएगा जो 1 या 2 नंबर का आएगा। चलिए शुरू करते हैं। व्यवहारिक व्याकरण में भाषा से संबंधित, व्याकरण से संबंधित और लिपि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप खालिस्तान है। यानी कि एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली जो भाषा है उसे क्या कहेंगे? हम उसे बोली कहेंगे। कहने का मतलब है अगर कोई भाषा अगर एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है तो उसे बोली कहेंगे, न कि भाषा कहेंगे। जैसे मान लीजिए शेखावाटी क्षेत्र में बोली जाती है मारवाड़ी भाषा, हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है हाड़ौती। तो इस प्रकार एक सीमित क्षेत्र हो जाता है। अगर किसी भाषा का एक सीमित क्षेत्र हो जाता है तो उसे बोली कहेंगे। तो उसे क्या कहेंगे? बोली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, मराठी, कोंकणी और नेपाली भाषा खालिस्तान लिपि में लिखी जाती है। लिपि का मतलब होता है लिखने का तरीका। लिपि का मतलब क्या होता है? लिखने का तरीका। अर्थात ये जो भाषाएं जैसे हिंदी है, संस्कृत है, प्राकृत है, मराठी है, कोंकणी है, नेपाली है, अर्थात इनके जो लिखने का तरीका है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कौन सी लिपि कहते हैं? उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। इस प्रकार जैसे पंजाबी जो भाषा होती है उसकी कौन सी लिपि होती है? उसकी गुरुमुख लिपि होती है। तो इसी प्रकार हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, मराठी, कोंकणी और नेपाली भाषा की लिपि कैसी है? देवनागरी लिपि है। लिपि का मतलब होता है लिखने का तरीका। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में स्वरों और व्यंजनों को संयोग के समय खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब जैसे ये अ स्वर है और क व्यंजन है। अब ये क्या कह रहा है कि देवनागरी लिपि में स्वरों और व्यंजनों को संयोग के समय का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है जैसे मैंने लिखा कोमल, कोमल। अब ये क है, क में कौन सा स्वर है? ओ स्वर है। तो किसका प्रयोग किया गया? मात्राओं का प्रयोग किया गया। प्रश्न क्या अपना कि देवनागरी लिपि में स्वरों व व्यंजनों को संयोग, संयोग का मतलब होता है जोड़ना। संयोग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। यानी कि जोड़ते समय का प्रयोग किया जाता है। तो किन का प्रयोग किया जाता है? मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जैसे अगर इस को अलग अलग करके लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? ये तो हो गया क और ये हो गया ओ। लेकिन जब इसको जोड़ेंगे तो किसके रूप में लिखेंगे? मात्रा के रूप में लिखेंगे। मात्रा कैसी आ जाएगी? ओ की मात्रा आ जाएगी। तो समझ गए, जब स्वर और व्यंजन को जोड़ते हैं तो जोड़ने के समय किसका प्रयोग किया जाता है? मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देवनागरी लिपि का विकास खालिस्तान से हुआ। तो हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, मराठी है, प्राकृत है, इसकी जो लिपि है देवनागरी लिपि, इसका जो विकास हुआ कौन सी लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ। ये ब्राह्मी शब्द ऐसे लिखा हुआ है हलंत और मैं पूरा मैं में बड़ी की मात्रा। तो कौन सी लिपि से विकास हुआ? इसका ब्राह्मी लिपि से विकास हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिपि में खालिस्तान चिन्हों का प्रयोग होता है। यानी कि जो लिपि होते हैं, लिपि का मैंने बताया ना लिखने का जो तरीका होता है, लिपि किसे कहेंगे? जो लिखने का तरीका होता है उसे लिपि कहेंगे। लिपि में खालिस्तान चिन्हों का प्रयोग होता है। तो कौन से चिन्हों का प्रयोग होता है? वर्तनी चिन्हों का प्रयोग होता है। कहने का मतलब है जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, जब इसको लिख दूंगा यानी कि इसका जो लिखित रूप है वही क्या कहलाएगा? लिपि कहलाएगा। तो उसे क्या कहेंगे? वर्तनी कहेंगे। वर्तनी का मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनि, यानी कि इसका लिखित रूप ही क्या कहलाता है? वर्तनी कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भाषा के 2 प्रकार होते हैं, मौखिक, दूसरा कौन सा होगा? लिखित। दूसरा कौन सा प्रकार होगा? लिखित। मौखिक का मतलब होगा जैसे मैं बोल रहा हूं, ये तो हो गया मौखिक। जब इसी को मैं लिखित रूप दे दूंगा तो ये क्या कहलाएगी? लिखित। अर्थात भाषा के 2 रूप होते हैं, पहला होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाई? खालिस्तान है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। यानी कि मुख से उच्चारित होने वाले स्वर व व्यंजन को जब लिखित रूप में प्रयुक्त कर दिया जाता है
तो उसे क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। कहने का मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी कहलाई, यानी कि मुख से उच्चारित होने वाले स्वर व व्यंजन का लिखित रूप भी क्या कहलाता है, वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी इकाई भी क्या होती है, वर्ण ही होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी मानी जाएगी, वर्ण मानी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई खालिस्तान है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। मुख से उच्चारित होने वाले स्वर व व्यंजन को जब लिखित रूप में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। और भाषा की सबसे छोटी इकाई भी कौन सी होती है, वर्ण होती है। वैसे भाषा की 5 इकाइयां होती है। पहली इकाई होती है ध्वनि। पहली इकाई कौन सी होती है, ध्वनि। हमारे मुख से उच्चारित होने वाली स्वतंत्र आवाज, उसे क्या कहेंगे, ध्वनि कहेंगे। दूसरी होती है वर्ण। दूसरी क्या होती है, वर्ण। दूसरी क्या कहलाएगी, वर्ण। यानी कि स्वर और व्यंजन का लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण। तो भाषा की दूसरी इकाई कौन सी हो गई, वर्ण। तीसरी इकाई होती है शब्द। तीसरी इकाई क्या होती है, शब्द। शब्द किसे कहेंगे, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। चौथी इकाई होती है पद। चौथी इकाई क्या होती है, पद। जब शब्दों को पद होती है, पद किसे कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति युक्त शब्दों को पद कहते हैं। यानी कि वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति युक्त शब्दों को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो चौथी इकाई कौन सी हो गई, पद। और पांचवी इकाई कौन सी होती है, वाक्य। पांचवी इकाई कौन सी होती है, वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को जिसमें अंतर विरोध न हो उसे वाक्य कहते हैं। इस प्रकार भाषा की टोटल कितनी इकाइयां हो गई, 5 इकाइयां हो गई। और सबसे छोटी इकाई कौन सी हो गई, वर्ण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भाषा में मौखिक रूप में केवल खालिस्तान का प्रयोग होता है। तो भाषा के मौखिक रूप में केवल ध्वनि का प्रयोग होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि मुख से उच्चारित होने वाली स्वतंत्र ध्वनि क्या, स्वतंत्र आवाज क्या कहलाती है, ध्वनि। और प्रश्न भी क्या, भाषा में मौखिक रूप में केवल, तो किसका उच्चारण होता है, किसका प्रयोग होता है, ध्वनि का प्रयोग होता है। यानी कि अपने मुख से जो भी आवाज उच्चारित हो रही है उसे क्या कहेंगे, ध्वनि कहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, भाषा के अंगों का नियमबद्ध विवेचन के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है। तो भाषा के अंगों का नियमबद्ध विवेचन करने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। यदि हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो हम भाषा को नियमबद्ध विवेचन नहीं कर सकते। यानी कि भाषा के जो अंग है उसका नियमबद्ध विवेचन करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, व्याकरण की। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाषा का सही प्रयोग करना है तो सबसे पहले हमें व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि व्याकरण के ज्ञान से ही व्यक्ति भाषा का सही तरीके से प्रयोग कर पाता है। तो खालिस्तान में क्या आएगा, व्याकरण आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे पहले खालिस्तान है, फिर है ही विकसित होकर भाषा का रूप लेती है। तो कौन, बोली। यानी कि एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, बोली कहलाती है। ये बोली ही विकसित होकर क्या रूप धारण करती है, भाषा का रूप धारण करती है। यानी कि बोली ही किसका रूप ले लेगी, अंत में भाषा का रूप ले लेगी। तो खालिस्तान में क्या आएगा, बोली। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि है खालिस्तान। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पंजाबी जो भाषा है उसकी लिपि कौन सी है, गुरुमुखी लिपि है। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, इसकी लिपि कौन सी है, देवनागरी। इसकी लिपि कौन सी है, देवनागरी। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था हिंदी, संस्कृत, मराठी, इनकी लिपि कैसी है, देवनागरी। और पंजाबी की लिपि कौन सी है, गुरुमुख लिपि। यानी कि लिखने का जो तरीका है, लिखने की जो कला है उसे ही लिपि कहते हैं। पंजाबी की जो लिपि है वो कौन सी है, गुरुमुखी लिपि है। जबकि हिंदी की कौन सी है, देवनागरी लिपि है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत की लिपियां खालिस्तान है। तो प्राचीन भारत की जो लिपियां है वो है ब्राह्मी और खरोष्टी। यानी कि देवनागरी लिपि से पहले जो हमारी लिपियां थी वो थी ब्राह्मी और खरोष्टी। तो प्राचीन पूछ भी क्या रहा है कि प्राचीन भारत की लिपियां कौन कौन सी है, तो ब्राह्मी और खरोष्टी है। इनका जो विकसित रूप था वो था देवनागरी लिपि, जबकि प्राचीन भारत की जो लिपियां थी वो कौन सी थी, ब्राह्मी और
क्रॉस टी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विनिमय के मौखिक एवं लिखित माध्यम को खालिस्तान कहते हैं। विचार विनिमय का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान करना, और उसके दो रूप होते हैं, एक तो मौखिक और एक लिखित। माध्यम को, अब यानी कि मौखिक और लिखित माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भाषा। उसे क्या कहते हैं? भाषा। यानी कि विचारों का आदान प्रदान यदि मौखिक या लिखित रूप में हो रहा तो उसे क्या कहेंगे? उसे भाषा कहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भाषा खालिस्तान है, लिपि है। तो भाषा तो होती है सूक्ष्म और लिपि होती है स्थूल। स्थूल का मतलब होता है वृत्त यानी बड़ा। भाषा तो क्या है? सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब छोटी, और लिपि क्या है? स्थूल यानी बड़ी। तो भाषा कैसी मानी जाएगी? सूक्ष्म, और लिपि कैसी मानी जाएगी? स्थूल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लगभग बोलियां हैं, यानी कि हिंदी भाषा की लगभग कितनी बोलियां मानी जाती है? तो कितनी मानी जाती है? 18 बोलियां मानी जाती हैं। हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं उसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्वी हिंदी, दूसरा है पश्चिमी हिंदी, तीसरा है बिहारी, चौथा है पहाड़ी, और पांचवा है राजस्थानी। यानी कि हिंदी भाषा की लगभग जो 18 बोलियां उसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी और राजस्थानी। और हिंदी भाषा की लगभग कितनी बोलियां मानी जाती है? 18 बोलियां मानी जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भाषा की शुद्धता के लिए शास्त्र होता है। तो भाषा की शुद्धता के लिए व्याकरण शास्त्र होता है। थोड़ी देर पहले प्रश्न आया था कि भाषा को व्यवस्थित रूप से जानने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो किस चीज़ की आवश्यकता होती है? व्याकरण की। ठीक इसी प्रकार भाषा की शुद्धता के लिए व्याकरण शास्त्र होता है, यानी कि व्याकरण के नियमों के अनुसार ही हम किसी भाषा को, किसी शब्द को, उसकी शुद्धता को पहचान पाते हैं। तो उत्तर क्या रहेगा? व्याकरण रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उर्दू भाषा की खालिस्तान लिपि है। तो उर्दू भाषा की जो लिपि है वो है फारसी लिपि है। जैसे पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है, और संस्कृत और हिंदी की देवनागरी लिपि है, ठीक इसी प्रकार उर्दू भाषा की जो लिपि है वो फारसी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भाषा के क्या है ये? यानी कि सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना, ये भाषा के क्या कहलाते हैं? कौशल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कौशल। कौशल का मतलब होता है कुशलता। कौशल का मतलब क्या होता है? कुशलता, यानी कि तरीका, या एक तरीके से कहे तो योग्यता। तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब कौशल कहलाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा। एक बात यहाँ जरूर ध्यान दें आप, हिंदी जो है वो राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। एक होती है राष्ट्रभाषा और एक होती है राजभाषा। राजभाषा का मतलब होता है राजकार्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा, और राष्ट्रभाषा का मतलब होता है जो सर्वाधिक बोली जाती है। प्रश्न क्या अपना, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो ये मिला 14 सितंबर 1949 को। यानी कि हिंदी को राजभाषा का जो दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 14 सितंबर 1949 को। और जो हिंदी है वो भारत की राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। राजभाषा का मतलब मैंने बताया जो राजकार्य में प्रयुक्त भाषा होती है उसे क्या कहते हैं? राजभाषा। और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? जो सर्वाधिक बोली जाती है। तो ये विशेष ध्यान रखें, हिंदी जो है भारत की राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। और इसे राजभाषा का जो दर्जा है वो 14 सितंबर 1949 को दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शासन के कार्यों में खालिस्तान का प्रयोग होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि हिंदी भारत की राजभाषा यानी कि प्रशासन के कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। तो शासन के कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। तो शासन के कार्यों में प्रयुक्त राजभाषा का प्रयोग होता है, और राजभाषा क्या अपनी हिंदी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वाधिक लोगों द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली भाषा कौन सी होती है? राष्ट्रभाषा। क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा। यानी कि सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा को तो क्या कहेंगे?
राष्ट्रभाषा, और शासन के कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को क्या कहेंगे? राजभाषा। तो हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है। और सर्वाधिक बोले जाने वाली या प्रयोग में ली जाने वाली भाषा को क्या कहेंगे? राष्ट्रभाषा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान की खालिस्तान अनुसूची में भाषा का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। तो ये थे अब कुछ भाषा जो टॉपिक था उसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब चलिए इसके आगे का जो टॉपिक है वो है शब्द शक्ति। तो बढ़ते हैं शब्द शक्ति की ओर। अब अगला जो टॉपिक है वो है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति का मतलब होता है शब्द में निहित शक्ति, यानी कि उस शब्द का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य जो अर्थ है वो क्या है। शब्द में निहित शक्ति ही क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। और शब्द शक्ति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका हम अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, किसी शब्द के अर्थ का ज्ञान कराने वाली शक्ति को खालिस्तान कहते हैं, तो उसे क्या कहता है? क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। यानी कि किसी शब्द के अर्थ का ज्ञान कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। मैंने अभी बताया कि शब्द में निहित शक्ति ही क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला, शब्द शक्ति के खालिस्तान प्रकार माने जाते हैं। तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। पहली होती है अभिधा, दूसरी होती है लक्षणा, तीसरी होती है व्यंजना। अभिधा का मतलब होता है जहां सीधा सीधा अर्थ ग्रहण किया जाता है, जैसे राम खेल रहा है, श्याम पढ़ रहा है। लक्षणा का मतलब होता है जहां मुख्यार्थ में बाधा हो। मुख्यार्थ का मतलब जो सीधा सीधा अर्थ ग्रहण न किया जाए बल्कि लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाए, अर्थात लक्ष्यार्थ के माध्यम से उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा। और व्यंजना शब्द शक्ति वहां होती है जहां न तो लक्ष्यार्थ और न ही वाच्यार्थ, अर्थात जहां व्यंग्यार्थ का प्रयोग होता है, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो शब्द शक्ति के कितने प्रकार माने जाते हैं? 3 प्रकार माने जाते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो शब्द शक्ति के कितने प्रकार हुए? शब्द शक्ति कितने प्रकार हुए? 3 प्रकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शब्द शक्ति खालिस्तान प्रकार की होती है। दोबारा रिपीट हो गया दूसरे हिसाब से। तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति खालिस्तान शब्द शक्ति कहलाती है। जो सीधा सीधा अर्थ ग्रहण करवाती है या सीधा सीधा अर्थ देती है उसे तो क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। और प्रश्न भी क्या? अपना मुख्य अर्थ का बोध कराने, यानी कि जो अपना मुख्य अर्थ है उसका बोध कराने वाली शक्ति क्या कहलाती है? अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुरेश आस्तीन का सांप है में शब्द शक्ति है? व्यंजना नहीं होगी भाई, यहां होगी प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। प्रयोजन का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। अब सुरेश जो है वो सांप थोड़ी ना है, लेकिन उसकी तुलना की गई, उद्देश्य बताया गया, यानी कि एक चीज की दूसरी चीज से तुलना की गई कि सुरेश आस्तीन का सांप है। तो यहाँ व्यंजना नहीं बल्कि प्रयोजनवती लक्षणा होगी, यानी कि जिस प्रकार सांप का काम होता है डसना, ठीक इसी प्रकार आस्तीन का सांप का मतलब होता है जो घनिष्ठ मित्र होता है ना वही धोखा देता है। तो यहाँ कौन सी शब्द शक्ति मानी जाएगी? यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाएगी। प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। प्रयोजन का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। यानी कि उद्देश्य क्या है इसका? कि सुरेश को आस्तीन का सांप बताना, यानी कि जिस प्रकार सांप जो होता है वो काटता है उसी प्रकार जो मित्र होता है वो भी अपने खास मित्र को धोखा देता है। तो यहाँ व्यंजना नहीं होगी, प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुलाब का पुष्प गुलाबी रंग का सुगंधित पुष्प उपयुक्त वाक्य में शब्द शक्ति है। तो ये तो सीधा सीधा अर्थ है, तो यहाँ कौन सी शब्द शक्ति मानी जाएगी? अभिधा शब्द शक्ति मानी जाएगी। यानी कि जहां सीधा सीधा अर्थ बोध होता है वहां कौन सी शब्द शक्ति मानी जाती है? अभिधा शब्द शक्ति मानी जाती है। तो कौन सी मानी जाएगी? अभिधा शब्द शक्ति। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब किसी शब्द का मुख्य अर्थ तथा लक्षण आधारित तो दोनों ही अर्थ प्रकट न हो। मैंने ऊपर बताया कि जहां मुख्य अर्थ भी प्रकट न हो, लक्षण आधारित अर्थ भी प्रकट न हो, तो वहां कौन सी शब्द शक्ति मानी जाती है? व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाती है। तो प्रश्न क्या है कि जब किसी शब्द का मुख्य अर्थ और लक्षण आधारित तो दोनों ही अर्थ प्रकट ना हो, अन्य कोई गूढ़ अर्थ निकलता हो, खालिस्तान शब्द शक्ति होती है, तो वह व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाती है। अगर व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा देखें
तो जहां न तो लक्ष्यार्थ और न ही वाच्यार्थ अर्थात जहां व्यंग्यार्थ के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है वहां कौन सी शब्द मानी जाती है? व्यंजना शब्द मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह हवा महल कब पूरा होगा? शब्द है। तो यह हवा महल, अब हवा महल का मतलब ये तो है नहीं कि वो महल हवा में है। हवा महल का मतलब होता है उसमें चारों तरफ से हवाएं आती हैं, इसलिए मतलब एक लक्षण बताया गया है, एक विशेषता बताई गई है। क्या बताई गई है? विशेषता। तो एक लक्षण बता दिया, विशेषता बता दी, तो यहाँ कौन सी शब्द मानी जाएगी? यहाँ लक्षणा शब्द मानी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सूरज सिर पर आ गया में शब्द शक्ति है, तो यहां कौन सी शब्द शक्ति मानी जाएगी? यहां व्यंजना शब्द शक्ति होगी, क्योंकि सूरज सर पर आ गया इसका मतलब जैसे ये मान लीजिए दोपहर का समय है, छुट्टी का समय हो गया विद्यालय का, तो जैसे प्रधानाचार्य ने बोला कि सूरज सर पर आ गया, इसका मतलब जो चपरासी है वो तो क्या लेगा कि छुट्टी का समय हो गया। बच्चे हैं वो भी क्या सोचेंगे? छुट्टी का समय हो गया। अध्यापक वो क्या सोचेंगे? घर जाने का समय हो गया। तो सभी इस वाक्य के आधार पर अलग अलग अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, तो यहाँ कौन सी शब्द शक्ति मानी जाएगी? यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐनक हो तो कौन सा आपको कुछ दिखाई देता है? इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है, क्योंकि इसमें व्यंग्य किया जा रहा है कि यदि आपके पास चश्मा होता, ऐनक होता, तब भी आपको दिखाई नहीं देता, यानी कि इस वाक्य के माध्यम से कोई और अर्थ बताया जा रहा है, तो यहाँ कौन सी शब्द शक्ति मानी जाएगी? यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है, इस वाक्य में निहित शब्द शक्ति है। ऊंचे बाजार का आमंत्रण, मूक का मतलब होता है गूंगा, एक तरीके से मान लीजिए गूंगा। आमंत्रण का मतलब होता है बुलावा। आमंत्रण का मतलब क्या होता है? बुलावा। ऊंचे जो बाजार होते हैं वो बुलाने का जो तरीका आता है वो चुपचाप होता है, तो एक विशेषता बताई जा रही है, एक लक्षण बताया जा रहा है, तो यहाँ कौन सी शब्द शक्ति मानी जाएगी? यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति मानी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेठ ने नौकर से कहा अंधेरा हो गया है, तो यहाँ कौन सी शब्द शक्ति मानी जाएगी? व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न आया था सूरज सर पर आ गया, तो इसमें भी व्यंजना है, तो इसमें दिन की बात है, तो इसमें कौन सी होगी? इसमें रात की बात होगी, तो प्रश्न को शब्द शक्ति कौन सी मानी जाएगी? व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस बुढ़िया को न सताओ, यह तो नीरी गाय है, इस वाक्य में शब्द शक्ति है। अब यहाँ देखना नीरी गाय है, तो ये जो बुढ़िया है इसको गाय बताना मुख्य उद्देश्य नहीं है, बल्कि गाय की तरह भोली बताना इसका मुख्य उद्देश्य, अर्थात गाय के से लक्षण है। जिस प्रकार गाय शांत स्वभाव की होती है, ठीक इसी प्रकार ये जो बुढ़िया है वो भी शांत स्वभाव की है, तो यहाँ कौन सी शब्द शक्ति मानी जाएगी? यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति मानी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मोर छत पर नाच रहा है, वाक्य में शब्द शक्ति है, तो ये सीधा सीधा वाक्य है, तो यहाँ कौन सी शब्द शक्ति मानी जाएगी? यहाँ विधा शब्द शक्ति मानी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी काव्य में एक रूढ़ि को आधार बनाकर लक्षणा शक्ति प्रयोग किया जाता है, तो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो वहां रूढ़ि लक्षणा होती है भाई। लक्षणा शब्द शक्ति दो प्रकार की होती है, पहली होती है रूढ़ि लक्षणा, दूसरी होती है प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ि में क्या होता है कि एक शब्द निश्चित हो जाता है, एक शब्द रूढ़ हो जाता है, तो वहां तो कौन सी शब्द शक्ति मानी जाएगी? रूढ़ि लक्षणा। और जहां उद्देश्य को मुख्य महत्व दिया जाता है वहां कौन सी शब्द शक्ति मानी जाएगी? प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति मानी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा घर गंगा पर है, वाक्य में शब्द शक्ति है, तो यहाँ कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षणा शब्द शक्ति मानी जाएगी। अब गंगा तो एक नदी है, नदी पर कभी घर हो सकता है क्या? इसका मतलब वाक्य का ये हुआ कि गंगा नदी का जो किनारा है उस किनारे पर मेरा घर है, तो लक्षण बताए गए हैं, लक्षण के आधार पर यहाँ कौन सी शब्द शक्ति मानी जाएगी? लक्षणा शब्द शक्ति मानी जाएगी। अर्थात तो मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है, मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो लक्ष्यार्थ के आधार पर इसका अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, तो यहाँ कौन सी शब्द शक्ति मानी जाएगी? लक्षणा शब्द शक्ति मानी जाएगी। तो ये थे शब्द शक्ति और उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा अलंकार। अगला टॉपिक है अलंकार।
चलिए इसका पहला प्रश्न अध्ययन करते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, पंक्ति में खालिस्तान अलंकार है। तो जहां किसी वर्ण की बार बार आवर्ती होती है तो वहां कौन सा अलंकार माना जाता है? अनुप्रास अलंकार माना जाता है। च यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। तो च की आवर्ती हो रही है, तो जहां किसी वर्ण की बार बार आवर्ती हो जाती है तो वहां कौन सा अलंकार माना जाता है? अनुप्रास अलंकार माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब कोई बात बहुत बड़ा चढ़ाकर लोक सीमा का उल्लंघन करके कही जाए खालिस्तान अलंकार होता है तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कहने का मतलब है यदि किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की या किसी चीज की बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर तारीफ की जाए, जहां लोक मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाए तो वहां कौन सा अलंकार माना जाता है? अतिशयोक्ति अलंकार माना जाता। प्रश्न है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी पंक्ति में खालिस्तान अलंकार है। तो ये वाक्य कब होता है? द्रौपदी का जब चीर हरण होता है, अर्थात दुशासन जब द्रौपदी की साड़ी खींचता है तो एक तरफ तो वो साड़ी खींचता रहता है, दूसरी तरफ वो साड़ी है वो बढ़ती रहती है। तो वहाँ जो दरबार में लोग बैठे रहते हैं वो कहते हैं कि साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है, अर्थात अंत तक ये निश्चित नहीं हो पाता है, यानी कि संदेह बना रहता है। ये संदेह बना रहता है कि नारी के बीच में साड़ी है, साड़ी के बीच में नारी। तो यहाँ कौन सा अलंकार माना जाएगा? संदेह अलंकार माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तो वदनहि लाखी बाग में चहकने लगे चकोर पंक्ति में खालिस्तान अलंकार है। तो विधु का मतलब होता है विष्णु, विधु का मतलब होता है विष्णु, वदनहि का मतलब होता है मुख, लाखी का मतलब होता है देखना, लाखी का मतलब होता है देखना। चकोर एक पक्षी होता है जो पूरी रात चंद्रमा को देखता रहता है, फिर भी उसकी आंखें हैं जो तृप्त नहीं हो पाती। अब प्रश्न देखिए अपना, विधु वदनहि लाखी बाग में चहकने लगे चौकोर पंक्ति में अलंकार, तो यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार माना जाएगा। उत्प्रेक्ष अलंकार की क्या परिभाषा होती है? कि जब एक चीज में दूसरी चीज की संभावना व्यक्त की जाती है, कल्पना की जाती है, संभावना व्यक्त की जाती है, तो वहां कौन सा अलंकार माना जाएगा? उत्प्रेक्ष अलंकार माना जाएगा। तो जो चकोर पक्षी है वो विष्णु के मुख में किसकी कल्पना करता है? चंद्रमा की कल्पना करता है और चहकने लगता है, अर्थात वो आवाज करने लगता है। तो एक चीज में दूसरी चीज की संभावना व्यक्त हो गई, तो यहाँ कौन सा अलंकार माना जाएगा? उत्प्रेक्ष अलंकार माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जहां पर कारण नहीं होने पर भी कार्य का होना पाया जाता है तो वहां खालिस्तान अलंकार होता है, तो वहां विभावना अलंकार माना जाता है। विभावना अलंकार की परिभाषा होती है कि जहां कारण के अभाव में भी कार्य संपन्न हो जाए वहां कौन सा अलंकार माना जाता है? विभावना अलंकार। इसका एक उदाहरण ये भी देख सकते हैं हम, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो ये है जहां पर कारण नहीं होने पर भी कार्य का होना पाया जाता है वहां कौन सा अलंकार माना जाएगा? विभावना अलंकार माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पानी परात को हाथ हो नहीं नैनन के जल सो पग धोए पंक्ति में खालिस्तान अलंकार है, तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार माना जाएगा। मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का इतनी बढ़ा चढ़ाकर तारीफ की जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार माना जाता है? अतिशयोक्ति अलंकार माना जाता है। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक वृंद खिले काव्य पंक्ति में खालिस्तान अलंकार है, तो यहाँ होगा यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है? कि जहाँ कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अलग अर्थ निकले वहाँ कौन सा अलंकार माना जाता है? यमक अलंकार माना जाता है। अब यहाँ देखिए, काले घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक वृंद खिले। अब ये जो काली घटा, यहाँ जो घटा है ये बादल के लिए है, और यहाँ घटा का मतलब होता है कम होना। यहाँ घटा का मतलब क्या होता है? कम होना। और यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है? कि जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अलग अर्थ निकले, तो यहाँ घटा का मतलब बादल और यहाँ घटा का मतलब है कम, तो वहाँ कौन सा अलंकार माना जाएगा? यमक अलंकार माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में ना बसी। काव्य पंक्ति में मैं ये वर्ण है, मैं वर्ण की आवर्ती के कारण खालिस्तान अलंकार है। तो मैंने बताया था कि जब कोई वर्ण बार बार आए
तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार माना जाता है। अर्थात जहाँ कोई वर्ण की आवर्ती बार बार होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार माना जाता है? अनुप्रास अलंकार माना जाता है। और ये तो प्रश्न में भी बोल रहा है कि काव्य पंक्ति में मैं वर्ण की आवर्ती के कारण, तो किस वर्ण की आवर्ती हो रही है? मैं वर्ण की आवर्ती हो रही है। तो जब कोई वर्ण की आवर्ती होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार माना जाता है? अनुप्रास अलंकार माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ अर्थालंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार। कौन सा अलंकार माना जाता है? जहाँ अर्थ पर काव्य निर्भर रहता है वहाँ अर्थालंकार माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खालिस्तान अलंकार में एक जैसे शब्दों की एक से अधिक बार आवर्ती होती है परंतु हर बार भिन्न अर्थ हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अलग अर्थ निकले वहाँ कौन सा अलंकार माना जाता है? यमक अलंकार माना जाता है। बस इसने थोड़ा बोलने का जो प्रश्न का जो तरीका वो बदल दिया। इसने प्रश्न क्या पूछा है? अलंकार में एक जैसे शब्दों की एक से अधिक बार आवर्ती होती है परंतु अर्थ हर बार भिन्न होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, तो अलंकार कौन कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है? एक तो अलम और एक होता है कार। अलम का मतलब होता है शोभा और कार का मतलब होता है करने वाला। कार का मतलब क्या होता है? करने वाला। तो अलंकार कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है? अलम और कार, अर्थात शोभा और करने वाला। यानी कि अलम का मतलब तो क्या हुआ? शोभा, और कार का मतलब करने वाला। वैसे अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का वैसे शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। और ये खालिस्तान के हिसाब से इसने प्रश्न क्या पूछा कि अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, तो पहला तो है अलम और दूसरा है कार। अलम का मतलब होता है शोभा और कार का मतलब होता है करने वाला। वैसे अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, इसमें अनु का अर्थ क्या है और प्रास का अर्थ क्या है? अनु का मतलब होता है बार बार। अनु का मतलब क्या होता है? बार बार। और प्रास का मतलब होता है वर्ण। प्रास का मतलब होता है वर्ण, यानी कि कोई वर्ण बार बार आए तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। और अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ भी क्या होता है? अनु का मतलब तो होता है बार बार और प्रास का मतलब होता है वर्ण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काव्य के सौंदर्य में अभिवृद्धि करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलंकार। यानी कि ये काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। कौन? अलंकार। अलंकार तो शोभा बढ़ाते हैं, जबकि उत्पन्न करने का काम रस करते हैं। यानी कि काव्य में जो शोभा है वो उत्पन्न तो कौन करता है? रस। और शोभा बढ़ाने का काम कौन करता है? अलंकार। तो काव्य के सौंदर्य में अभिवृद्धि करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, पंक्ति में अलंकार है, तो यहाँ यमक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। मैंने बताया था कि जब कोई शब्द बार बार आए और हर बार उसका अलग अर्थ निकले वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। यहाँ देखो पीर, यहाँ देखो पीर। कबीरा सोई पीर है। पीर का मतलब एक तरीके से मान लीजिए धर्मात्मा मान लीजिए, साधु मान लीजिए कि, या फिर सज्जन व्यक्ति मान लीजिए। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, और यहाँ पीर का मतलब पीड़ा है। यहाँ पीर का मतलब साधु से है और यहाँ पीर का मतलब किससे है? पीड़ा से। दोनों शब्द एक जैसे है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग निकल रहा है। और यमक अलंकार की परिभाषा भी क्या है कि जब कोई शब्द बार बार आए और हर बार अलग अर्थ निकले वहां कौन सा अलंकार माना जाता है? यमक अलंकार माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, ये पूरी लाइन होगी। पूत सपूत तो क्यों धन संचय। संचय। अब देखिए अपना प्रश्न क्या है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पंक्ति में अलंकार है, यहाँ लाटानुप्रास माना जाएगा। लाटानुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है कि जब कोई शब्द बार बार आए, उनकी पुनरावृत्ति हो लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता नहीं हो, लेकिन अन्वयता के कारण उनमें भिन्नता आ जाती है। अब यहाँ देखिए पूत कपूत तो क्यों धन संचय, यदि आपका पुत्र ही कपूत तो उसके लिए धन इकट्ठा क्यों कर रहे हो, यानी कि वो वैसे भी खराब करेगा उस धन को। और दूसरी लाइन जो है वो क्या है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, दूसरी लाइन का अर्थ ये है कि यदि आपका पुत्र है वो सुपुत्र अर्थात अच्छा पुत्र है तो उसके लिए धन एकत्रित क्यों करे हो, क्योंकि वो तो खुद की योग्यता के आधार पर एकत्रित कर सकता है। तो दोनों लाइनों में समानता है, सिर्फ ये कपूत और सपूत में भिन्नता है। तो लाटानुप्रास की परिभाषा क्या होती है कि जब कोई शब्द बार बार आए
उनका अर्थ भी समान रहे, लेकिन अन्वयताएं के कारण उनमें अर्थ में भिन्नता आ जाती है, तो वहां कौन सा अलंकार माना जाता है? लाटानुप्रास अलंकार माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जहां पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकालता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां वक्रोक्ति अलंकार माना जाता है। कौन सा अलंकार माना जाता है? वक्रोक्ति अलंकार। यानी कि जो वक्ता है वो कोई वाक्य बोलता है, लेकिन जो श्रोता वो जानबूझकर उसका दूसरा अर्थ ग्रहण करता, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति अलंकार माना जाता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन तुम मैं घनश्याम तो बरसों कित जाए, पंक्ति में अलंकार है। तो मैंने बताया ना कि वक्ता द्वारा कहे गए कथन को श्रोता द्वारा जानबूझकर दूसरा अर्थ ग्रहण करता है, तब वहां कौन सा अलंकार माना जाता है? वक्रोक्ति अलंकार। इस वाक्य का अर्थ देखिए, कौन तुम, यानी कि जो गोपी है या जो राधा है वो कृष्ण से पूछते कौन तुम मैं घनश्याम, यानी कि कृष्ण अपना नाम बता रहे कि मैं घनश्याम हूं। घनश्याम का एक अर्थ होता है बादल। एक अर्थ क्या होता है? बादल। तो गोपी है या राधा है वो क्या कहती है? तो बरसों कित जाए, वो क्या कहती है कि यदि तुम बादल हो तो कहीं जाकर बरसों, यानी कि श्रोता द्वारा कहे गए कथन को, वक्ता द्वारा कहे गए कथन को श्रोता द्वारा जानबूझकर दूसरा अर्थ ग्रहण किया गया, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति अलंकार माना जाएगा। तो ये थे अलंकार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके जो नीचे का टॉपिक है पारिभाषिक शब्दावली, इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जो यूट्यूब पर अपलोड भी कर दिया गया है, उसके माध्यम से आप अध्ययन कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसके माध्यम से हमने शब्दशक्ति, भाषा, अलंकार आदि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसके बारे में अध्ययन किया। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।